नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यास की यात्रा, और सुविधा के दृष्टिकोण से इसे हम लोग 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले भारतेंदु काल के उपन्यास, उसके बाद द्विवेदी युग का उपन्यास, फिर प्रेमचंद युग का उपन्यास, और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अद्यतन समकालीन उपन्यास। वैसे तो उपन्यास हर युग का जो उपन्यास है अपने आप में अगर हम पढ़ते हैं तो स्वतः सारी चीज़ें बता देती है। उपन्यास पढ़ने के लिए उसे सुविधा और सरलता नहीं देखी जाए तो उपन्यास का पहला पहचान है कि सरल हो और सबको समझ में हो, ग्राह्य हो। तो उपन्यास की अपनी अलग पहचान है, अपनी विविधता विशेषता है। तो उन सब बिंदुओं पर पहले हम लोग 3 युग के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेमचंद युग के बाद का जो उपन्यास है उसकी क्या मुख्य प्रवृत्ति रही है उस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर पी.सी. टंडन साहब। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और 100 के करीब, 80 से ऊपर है तो 100 के करीब ही हम लोग बोल सकते हैं किताब लिख चुके हैं हिंदी के विविध विषयों पर। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान हम लोग को आज के जो विषय है उसको समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। मिलकर नमस्कार। जैसा कि हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए हमने अभी तक प्रारंभिक दौर का जो हिंदी उपन्यास है आधुनिक युग का, जिसको भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास के रूप में हमने देखा, और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के युगीन उपन्यासों पर हमने चर्चा की, और उसके बाद हमने जो हिंदी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं जिनको हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद, उनके युग के उपन्यासों पर और उनके औपन्यासिक अवदान पर भी हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास थे उनके बाद की जो औपन्यासिक धारा है उसका स्वरूप क्या है और वो कैसे बदलती चली गई। इसलिए प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का जो समय है वो लगभग 20 वर्ष का है। हम प्रेमचंद के न रहने के बाद जो उपन्यासों की दशा और दिशा बदली उन पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे किन किन उपन्यासकारों ने किन किन औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से इस धारा को, इस परंपरा को समृद्ध किया और आगे बढ़ाया। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बाद उपन्यास की दशा और दिशा दोनों विशेष रूप से बदलती हुई दिखाई देती हैं। उसकी कथा वस्तु की दृष्टि से, उसके भाषिक शिल्प की दृष्टि से, उसके स्वरूप की दृष्टि से उपन्यास में एक नए आयाम, एक नई तेवर और प्रवृत्ति का आगमन हुआ। प्रेमचंद का निधन सन 1936 में हुआ और 1936 से 1950 तक का हिंदी उपन्यास प्रेमचंद के जाने के बाद फ्रॉइड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होता प्रतीत होने लगा। फ्रॉइड और मार्क्स की वैचारिक पृष्ठभूमि को सबसे पहले बहुत ही शिद्दत के साथ जैनेन्द्र ने पहले से ही आत्मसात कर लिया था। जैनेन्द्र का रचना काल जो है वो प्रेमचंद युग में भी हमें दिखाई देता है, और प्रेमचंद के युग की जो मुख्य औपन्यासिक धारा थी और जो उसकी विषय वस्तु और कथानक का एक रूप था, उससे अलग हटकर जैनेन्द्र ने फ्रॉइड के मनोविज्ञान को, मनोविश्लेषण को अपने उपन्यासों में लाना प्रारंभ कर दिया था। प्रेमचंद ने व्यक्ति को परिवार और समाज से मिलकर, उसमें विलय होकर, आत्मविलय करके और उससे समझौता करके चलने का एक मार्ग औपन्यासिक कथा वस्तु में प्रारंभ किया था। तो प्रेमचंद की दृष्टि में व्यक्ति और समाज का जो संबंध है वो अभिन्न संबंध है, ऐसा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। प्रेमचंद वस्तुतः एक समझौतावादी दृष्टि को लेकर, बल्कि कहना चाहिए एक एडजस्टमेंट को, जीवन में हमें कैसी स्थिति है, कैसा परिवेश है, कैसी पारिवारिक मानसिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ मिलकर उसके अनुकूल अपने को ढालकर चलने की बात प्रेमचंद ने की थी। जबकि जैनेन्द्र व्यक्तिगत पहचान की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद ने व्यक्ति की पहचान को परिवार और समाज में विलय करने की वकालत की थी, जबकि जैनेन्द्र ने इस सबके साथ साथ व्यक्तिगत पहचान की अस्मिता को भी रेखांकित करने की कोशिश की थी। समाज में व्यक्ति को खोई हुई उसकी जो पहचान है, उसकी निजी अस्मिता है, उसको बखूबी उभारने का काम कैसे किया जा सकता है,
यह जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने रखा। जैनेन्द्र तक आते आते हिंदी उपन्यास कृषक जगत से, मजदूर वर्ग से और अभावग्रस्त समाज के दायरे से निकलकर बाहर आने लगा था। प्रेमचंद के ज़माने में ये सारी चीज़ें विद्यमान थी उपन्यासों में, लेकिन जैनेन्द्र तक आते आते यह स्थिति बदली। अब गरीबी, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, ऐसी अनेक समस्याएं जो प्रेमचंद के उपन्यासों में या उनके युगीन उपन्यासकारों की रचनाओं में दिखाई देती थीं, वो जैनेन्द्र तक आते आते या प्रेमचंद के युग के बाद के जो उपन्यास हैं उनमें आते आते वो सब चीज़ें छूटती चली गईं और धारा और दिशा बदल गई। अब तो विवाह अपने आप में एक समस्या बनने लगा, यानी विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विवाह होता है तो उसके बाद जो समस्याएं आती हैं वो क्या हैं, उनको एक प्रकार से इन उपन्यासों में प्रतिष्ठित करने का, उनके माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास किया जाने लगा। अब रूढ़ियाँ, प्राचीन पारंपरिक संस्कार मुक्ति के मार्ग में बाधाएं बनने लगे, यानी जिस मुक्ति की आकांक्षा, निजी व्यक्तिगत स्वातंत्र की जो चेतना इन उपन्यासों में दिखाई देने लगी, उसमें विशेष रूप से यह जो हमारी पारंपरिक सोच है, हमारे जो एक तरह से रूढ़िवादी संस्कार हैं और हमारे वो मूल्य जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं, वो बदलते हुए दिखाई देने लगे इन उपन्यासों में। यही वह दौर है जब हिंदी उपन्यास परस्पर विरोधों से, अंतर्विरोधों से और अंतर्द्वंद्वों से घिरता चला गया। स्वयं जैनेन्द्र के अपने उपन्यासों में ही यह समस्या मनोवैज्ञानिक रूप में, दार्शनिक अंदाज में और वैयक्तिकता की सोच के साथ अलग अलग तरह से, अलग अलग पात्रों के साथ जुड़कर, कथा वस्तु के साथ जुड़कर, संवाद योजना के साथ जुड़कर यह उभरती हुई हमारे सामने आती है। जैनेन्द्र जी के इस तरह के उपन्यासों में जो उल्लेखनीय हैं, कल्याणी उपन्यास है, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन, ये इस तरह के उपन्यास हैं जिनमें जैनेन्द्र ने व्यक्तिगत स्वातंत्र की वकालत की है। और ऐसा नहीं है कि समाज को वो नकारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि समाज की महत्ता के साथ साथ व्यक्ति की भी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक अस्मिता है, उसकी एक पहचान है और उस पहचान को रेखांकित करना भी आवश्यक है। प्रेमचंद की मृत्यु और उसके बाद के उपन्यास हिंदी साहित्य की बदलती दशा और दिशा पर हिंदी उपन्यासों को लेकर जो शोध कार्य करने वाली एक विदुषी हैं डॉक्टर सावित्री सिन्हा, उन्होंने एक जगह लिखा है, यह घटना तो केवल एक संयोग में धुरी बन गई। सच्चाई यह है कि इस वर्ष के आसपास हिंदी उपन्यास में गहराइयों और बारीकियों की खोज आरंभ हो गई थी और व्यापक आयाम के आदर्श व्यामोह काल्पनिक ऊंचाइयों से उतरकर यथार्थ के ठोस धरातल की ओर अग्रसर होने लगते हैं। प्रेमचंद के बाद जो आदर्श है वो छूटने लगता है और यथार्थ जो है वह मुखर होने लगता है। तमाम कहानियों में, तमाम उपन्यासों में, तमाम नाटकों में, क्योंकि ये जो दौर है, ये जो समय है, इसमें साहित्य का जो स्वरूप बदल रहा था वो सभी विधाओं में एक साथ हमें प्रकट हो रहा है। जैनेन्द्र के नारी पात्रों में एक खास तरह का अंतर्द्वंद दिखाई देता है। ये बदलते हुए भारत, बदलते हुए समाज का परिदृश्य है जो औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने फिर से चरितार्थ होता है। एक तरफ तो वो सामाजिक मर्यादाओं को बचाना, बरकरार रखना चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ वे अपने अस्तित्व की पहचान को पूरा महत्व भी देना चाहती हैं। ये अंतर्द्वंद है। हम अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, इनको भी रखना चाहते हैं और इनसे बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान को भी स्थापित करना चाहते हैं। परिणामतः जैनेन्द्र के नारी पात्र आत्म यातना की ओर उन्मुख दिखाई देते हैं। अपने को कष्ट देना, यह उन नारी पात्रों में विशेष रूप से दिखाई देता है। त्यागपत्र की नायिका इसका एक सशक्त प्रमाण है। ये पात्र आत्म प्रताड़ना की राह चुनते हैं। वे समाज को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए स्वयं को तोड़ते हैं, स्वयं टूटते हैं। यह टूटन यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है जो जैनेन्द्र के उपन्यासों में उनके अलग अलग पात्रों के माध्यम से, विशेष रूप से नारी पात्रों के माध्यम से हमारे सामने उभरती है। किंतु उन पात्रों को यह टूटन किसी अन्य व्यक्ति या समाज के लिए रचनात्मक सिद्ध नहीं हो पाती। चाहते तो हैं ये नारी पात्र, इनके माध्यम से जैनेन्द्र ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्म प्रताड़ना से, आत्म विलय से वो समाज के कल्याण की परिकल्पना कर रहे हैं।
लेकिन परिणामतः ऐसा हो नहीं पाता। वह बिखराव जो है, वह टूटन जो है, वह आत्म प्रताड़ना जो है, वह उसी रूप में रह जाती है और समाज के किसी बड़े हित की साधना उससे नहीं हो पाती। ईश्वर में भरोसा, आस्था, धर्म, नीति आदि का दबाव इन पात्रों पर इस तरह दिखाई देता है कि न तो पारंपरिक राह पकड़ पाते हैं और न ही आधुनिक बन पाते हैं। ये जो द्वंद्व और दुविधा से ग्रस्त मानसिकता के पात्र हैं, इसकी चर्चा हम जैनेन्द्र के उपन्यासों में कर सकते हैं। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और अज्ञेय ने हिंदी उपन्यास को अंतर्मुखी बना दिया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उपन्यासों के पात्र अंतर्मुखी हो गए, वो बहिर्मुखी नहीं रहे। वो समाज की, वो राष्ट्र की, वो तमाम सामाजिकों की समस्याओं, चुनौतियों के लिए उतने उन्मुख नहीं दिखाई दिए। अब ये व्यक्तिगत समस्याओं का दौर उपन्यासों में दिखाई देने लगा। प्रेमचंद के बाद एक परिवर्तन आया कि अब उपन्यास सामाजिक जीवन के पक्षधर और समाजवादी दृष्टि के पक्षधर भी दिखाई देने लगे। यानी एक प्रकार से समाजवादी चिंतन इन उपन्यासों पर प्रभावी दिखाई देने लगा। यही वह युग है जिसमें सामाजिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यास लेखन का सिलसिला भी धीरे धीरे चल निकला। तो ये जो सामाजिकता का, ऐतिहासिकता का, आंचलिकता का दौर हिंदी उपन्यास में प्रवेश करता है, वो यही वह युग है, यही वह समय है जहाँ से धारा बदलती है। उपन्यास अपने कलेवर को बदलता है, अपनी कथा वस्तु को, अपनी पात्र योजना को, अपनी प्रतीक आत्मकता को बदलता हुआ दिखाई देता है। सन 1941 से 1944 के बीच एक बड़ा नाम हिंदी उपन्यास में अवतरित होता है, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास से यह परिवर्तन साफ दिखाई देता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के उपन्यास लेखन में आने पर हिंदी उपन्यासों की राह एकदम बदल गई, दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हुई और यही नहीं, उसकी दशा और आयाम भी हमें बदलते हुए दिखाई देने लगे। यह हिंदी उपन्यास के लिए विवाद का युग भी कहा जाता है। इस युग के उपन्यासों को लेकर, उपन्यासकारों को लेकर और औपन्यासिक रचनाओं में जिन चरित्रों की परिकल्पना की गई है उनको लेकर तरह तरह के विवाद भी हमारे सामने आते हैं। कुछ आलोचक इस धारा के उपन्यासों को घोर आत्म केंद्रित उपन्यास मानते हैं कि सभी उपन्यास और उपन्यासकार अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों, उनको लेकर ही केंद्रित हो जाते हैं। तो आत्म केंद्रित कहते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। और कुछ इसकी प्रशंसा के पुल भी बांधते हैं। उनको लगता है कि उपन्यास ने एक दिशा बदली है और वो जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास था, अब वो वहाँ से बाहर निकल आया। किसी ने इन्हें हिंदी साहित्य आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्रों की भांति चमकता हुआ माना और नई आशा की किरण इनमें देखी। किसी आलोचक ने इनके कथानक को असंबद्ध, विशृंखलित और शास्त्रीय औपन्यासिक नियमों के विरुद्ध भी पाया। उन्हें लगा कि शास्त्र ने जो नियमों की चर्चा की है, बात की है, सैद्धांतिक विवेचन किया है, ये उपन्यास उसमें फिट नहीं होते। यह तो निश्चित ही था कि ये उपन्यास कथानक, भाषा, शिल्प विधान और मिथकीय चेतना आदि की दृष्टि से परंपरा से बाहर, परंपरा से परे, उससे आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। कोई एक नई औपन्यासिक जमीन, एक भूमि तलाश करने में ये उपन्यास निमग्न दिखाई देते हैं। सही अर्थों में आधुनिकता के दर्शन इन्हीं उपन्यासों में होने लगते हैं। इनमें पात्र परिकल्पना, संवाद योजना, चरित्र विधान, घटनाक्रम, भाषा का तेवर एकदम नवीन और मौलिक प्रतीत होता है, जो इससे पहले के उपन्यासों में और उपन्यासकारों में उपलब्ध नहीं था। स्वतंत्रता की खोज इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। व्यक्ति स्वातंत्र्य के ये प्रबल पक्षधर हो गए थे। यह खोज दुनिया से अलग रहकर नहीं, मानवीय स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं के बीच रहकर, उसी सामाजिक पारिवारिक परिवेश के भीतर रहकर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की खोज करने का ये प्रयास इन उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। अज्ञेय के उपन्यास का नायक शेखर एक जीवनी का जो नायक है, अपने ही भीतर के द्वंद्वों को, आंतरिक संघर्षों, भीतरी उथल पुथल और तमाम तनावों से जूझता हुआ अपनी निजी स्वतंत्रता की तलाश में निमग्न दिखाई देता है। वह उसे लगता है कि इस समाज में
इस व्यवस्था में रहकर भी वह अपना कुछ जो व्यक्तिगत खो गया है उस खोए हुए निजता को तलाश करने की कोशिश, उसके प्रति संघर्षरत वो दिखाई देता है। किंतु शेखर का यह विद्रोह कुछ कुछ निषेधात्मक रोमांटिक विरोध प्रतीत होता है, विद्रोह प्रतीत होता है। इसलिए यह विद्रोह भी अंतर्मुखी बनकर ही रह जाता है। बहिर्मुखी न हो पाने से इसका सामाजिक प्रभाव, इसका पाठकीय प्रभाव उतना नहीं बन पाता जितनी अपेक्षा की जाती थी। उसका यह मौखिक और सैद्धांतिक संघर्ष किसी व्यावहारिक रूप में या क्रिया में, बल्कि कहें कि किसी एक्ट में बदल नहीं पाता। शेखर इस तरह वर्तमान पीढ़ी के विद्रोही स्वर का प्रतिनिधि बनकर, वर्तमान पीढ़ी का जो विद्रोही स्वर है उसका एक प्रतिनिधि बनकर शेखर हमारे सामने आता है, जो अज्ञे के शेखर एक जीवनी का नायक है। शेखर टाइप्ड हीरो नहीं बनना चाहता, एक ही प्रकार के हीरो की तरह वो हमारे सामने नहीं आना चाहता। वह कुछ नया करना चाहता है। अपने लिए वो नित नई संभावनाओं की नियमित खोज में अपने को लगाए रखना चाहता है। अपने ट्यूटर को वह भगा देता है। अपने माता पिता द्वारा लाए गए वैवाहिक प्रस्ताव को वह बुरी तरह ठुकरा देता है। वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं स्वेच्छा से करना चाहता है। यही बदलते हुए युग का संकेत है जो अज्ञे ने इस उपन्यास के माध्यम से दिया भी है। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी उपन्यास को 2 खंडों में विभक्त किया। पहले खंड का नायक जो विद्रोह करता है, उसकी भूमि रचनात्मक प्रतीत होती है। उसमें उसका बिखरा हुआ व्यक्तित्व धीरे धीरे संगठित भी होने लगता है। किंतु उसी नायक के राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता और भाषा संबंधी विचार अंत में जाकर कोरे सैद्धांतिक विचार प्रतीत होते हैं। उसमें कोई क्रियात्मकता का, उसमें कोई रचना धर्मिता का या उसमें कोई क्रियान्वयन की ललक का आभास नहीं हो पाता। दूसरी तरफ शशि एवं शेखर को लेकर, उनके संबंधों को लेकर जो भी आपत्तियां उपन्यास जगत में, समालोचक जगत में उठाई जाती हैं, वे वास्तविक ना होकर नैतिक अधिक प्रतीत होती हैं। इसकी चर्चा आलोचकों ने भी की है और पात्रों के माध्यम से भी यही संदेश आता है। दरअसल शेखर एक विद्रोही नायक बनकर उभरता है। समाज, सामाजिकता, सामाजिक नियम और उसके प्रतिमान उसे व्यर्थ, आउटडेटेड से प्रतीत होते हैं। उन्हें वह सहन ही नहीं कर पाता। बड़ी असहाय स्थिति में वो अपने को महसूस करता है। यही कारण है कि शेखर जो कुछ अनुभूत करता है उसे यथावत पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से व्यक्त भी करना चाहता है। यह उपन्यास शेखर के निजी अनुभवों का एक ज्वलंत दस्तावेज बनकर हमारे सामने आता है। ये जो व्यक्तिगत उसके अनुभव है, वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि ये जो अनुभव है ये अज्ञे के अपने अनुभव भी हैं। शेखर में अज्ञे प्रतिफलित या प्रतिबिंबित होते दिखाई देते हैं। भोगे हुए अनुभवों को अज्ञे ने एक रात्रि के परिदृश्य के रूप में प्रयोग धर्मिता के आधार पर कुछ नए आयाम के साथ प्रस्तुत किया है। अनुभव लोक के अनेक खंड खंड चित्र, छोटे छोटे टुकड़े, एक टुकड़ा किसी उम्र का, दूसरा किसी उम्र का, तीसरा किसी उम्र का, और इस तरह बदलते हुए उम्र के पड़ावों को उन्होंने अलग अलग चित्रों में, जैसे एक चित्रकार कोई चित्र कहीं से निकाल लेता है, कोई कहीं से, और फिर समयानुकूल, स्थिति अनुकूल उनको प्रस्तुत करता चलता है। तो ऐसे अनुभव लोक के अनेक खंड खंड चित्र यहाँ वहाँ से लेकर अज्ञे इस उपन्यास में प्रतिष्ठित करते चलते हैं और एक तरह से उन परिदृश्यों से अपने पाठक जगत को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। अज्ञे के उपन्यासों में प्रतीक योजना, चेतना प्रवाह, और इस चेतना प्रवाह को हम फ्लैशबैक के रूप में भी देख सकते हैं। फ्लैशबैक एक टेक्निक है, उस टेक्निक का भी बड़ा सुंदर, उस पद्धति का भी बड़ा सुंदर प्रयोग अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किया है। भाषिक सौंदर्य की नवीनता, ये सब मिलाकर अज्ञे को अन्य रचनाकारों से, अन्य उपन्यासकारों से एक अलग पहचान मिल जाती है। सन 1951 में अज्ञे ने नदी के द्वीप नाम से एक और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा। यह शेखर एक जीवनी की के अगले चरण के रूप में, उसकी विकास यात्रा के रूप में देखा गया। नदी के द्वीप का प्रतीक भी पूर्णतः सार्थक नहीं हो पाता। उसके पात्र सीधी रेखा पर चलते हैं, परिणामतः किसी बदलाव से
वो टकराना नहीं चाहते। दरअसल एक तरफ परंपरा का मोह है और दूसरी तरफ आधुनिकता का आकर्षण है। लेकिन एक सीधी सादी पंक्ति पर चलने की जो मनोकामना या मनोभावना है वह किसी नई चुनौती और नए टकराव की ओर जाने से रोकती है। यह उपन्यास औपन्यासिक शिल्प की नवीनता के कारण अत्यधिक सराहा गया। इसकी भाषा का तेवर, इसका रूप विन्यास बहुत ही प्रशंसनीय माना गया और हिंदी उपन्यास जगत में इसको एक परिवर्तन के रूप में भी देखा गया। सन 1961 में अज्ञे ने अपने अपने अजनबी शीर्षक से एक तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा। इस उपन्यास तक आते आते अज्ञे की दृष्टि काफ़ी हद तक धर्मनिष्ठ हो गई थी। उनकी सोच, उनका दर्शन, उनका चिंतन बदलता हुआ स्पष्ट दिखाई देने लगा था। प्रथम दोनों उपन्यासों में व्यक्त यौन चेतना इस उपन्यास तक यानी अपने अपने अजनबी तक आते आते मसीहाई दृष्टिकोण में बदलती हुई प्रतीत होने लगी। इस उपन्यास में मुख्य समस्या स्वातंत्र्य चेतना एवं स्वातंत्र्य वर्ण की समस्या है। स्वतंत्रता की चेतना और स्वतंत्रता को चुनने की, उसका वर्ण करने की जो चेतना है, ये समस्या इस उपन्यास में अपने अपने अजनबी में विशेष रूप से उजागर है। यही समस्या आगे चलकर धीरे धीरे संत्रास में बदलती है, अकेलेपन में बदलती है, भटकन में बदलती है, अजनबीपन में बदल जाती है, मृत्युबोध से भी यह जुड़ती चली जाती है। जीवन की नश्वरता का जो बोध है उसकी तरफ भी चले जाते हैं। अज्ञे ने स्वातंत्र चेतना को अस्तित्ववादी स्वातंत्र से जोड़कर स्वतंत्रता के उस पारंपरिक अर्थ को ही बदल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता दोनों में अंतर किया, तो उन्होंने अस्तित्ववादी स्वतंत्रता की वकालत की और स्वतंत्रता के पारंपरिक अर्थ को बदला। इस तरह हम देखते हैं कि जैनेंद्र और अज्ञे फ्रॉइड के मनोविज्ञान से पूरी तरह से अपने उपन्यासों में, कथानक कथावस्तु में, पात्रों में, उनके घटनाक्रमों में निश्चित रूप से फ्रॉइड से प्रभावित दिखाई देते हैं। इनके बाद जैनेंद्र और अज्ञे के बाद हिंदी उपन्यास की दुनिया में एक बड़ा नाम जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासकारों के रचनाकारों के पंक्ति में खड़े हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, वो नाम है इलाचंद जोशी का। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में हिंदी जगत में उपस्थित होते हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में सबसे पहले सन 1929 में घृणामयी नाम से एक उपन्यास आया और एक उपन्यासकार के रूप में जब उनकी पहचान बनी तो वह उपन्यास है सन 1941 में प्रकाशित सन्यासी उपन्यास। सन्यासी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास जगत का चर्चित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त जोशी जी के उपन्यासों में यदि हम उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें तो 1941 में पर्दे की रानी नाम से एक उपन्यास प्रकाश में आया। 1946 में प्रेत और छाया नाम से दूसरा उपन्यास। 1946 में एक चर्चित अन्य उपन्यास है जिसका नाम है निर्वासित। 1950 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला उपन्यास आया जिसका नाम है मुक्तिपथ। 1955 में जिप्सी, 1955 में ही जहाज का पंछी, 1973 में ऋतु चक्र और 1973 में ही भूत का भविष्य, ऐसे कुछ नाम जो इलाचंद जोशी के औपन्यासिक पर्दे के सूचक हैं, परिचायक हैं। ऐसे कुछ उपन्यासों का भी हमने देखा कि हिंदी उपन्यास जगत में आगमन हुआ और इलाचंद जोशी ने अपनी प्रवृत्तियों के कारण, औपन्यासिक प्रवृत्तियों के कारण, औपन्यासिक बदलती हुई दशा और दिशा के कारण एक खास तरह की पहचान उपन्यास जगत में बनाई। मुक्तिपथ जोशी जी के उपन्यासों की दिशा बदलने वाला वह महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कथानक के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और सामाजिकता के समावेश के आधार पर एक नई भूमि की ओर बढ़ता है। जोशी जी पर यहाँ वहाँ छायावादी संस्कार औपन्यासिक रचनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया जैसे उपन्यासों में चरित्र भी ऐसे चुने गए जो कहीं कहीं जिनको हम असामान्य या एबनॉर्मल कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, उनको भी इन उपन्यासों में समावेश किया गया है। मुख्य पात्र किसी न किसी हीन भावना से, किसी न किसी ग्रंथि से या मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त दिखाई देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विकार कई प्रकार के हैं, उनके प्रेरक कारण कई प्रकार के हैं, यानी वो विकार क्यों आ जाता है
उन विकारों के स्रोत समाज में कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब का बड़ा सुंदर ढंग से निवेश उन्होंने इन उपन्यासों में किया है। सन्यासी उपन्यास आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त है। प्रेत और छाया एडिपस ग्रंथि से ग्रस्त है, इसकी चर्चा मनोविज्ञान में की जाती है। पर्दे की रानी उपन्यास के पात्र मानसिक अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त दिखाई देते हैं। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण की आधारशिला काम भावना पर टिकी थी। हम जानते हैं कि फ्रॉइड का जो दर्शन है वो काम भावना पर आधारित है। ये तीनों उपन्यास इसी काम भावना ग्रंथि को केंद्र में रखकर हमारे सामने आते हैं। तो ये जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके मूल में ये भाव भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मुक्तिबोध उपन्यास का नायक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है। नायिका की दृष्टि व्यावहारिक और व्यक्ति सापेक्ष है। व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध, असंबद्धता, ये इस पर यह उपन्यास केंद्रित है। और जहाज का पक्षी इसी समस्या को हमारे सामने उजागर करता है। इसका नायक ग्रंथि से बाहर निकलकर जनहित की ओर अग्रसर होना चाहता है और अपने को अर्पित करना चाहता है। उसके अपने द्वारा नियोजित अनेक भटकाव, अनेक द्वंद्व ऐसे हैं जो उसके आसपास की परिस्थितियों का निर्माण भी करते हैं। ऋतुचक्र उपन्यास में जोशी जी रोमानी प्रेम की ओर उन्मुख होते हैं। ये जो रोमांटिसिज्म है उससे जो प्रेम पैदा होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कुल मिलाकर जोशी जी के उपन्यास कथा संरचना की दृष्टि से, अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से और संदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, किंतु नवीन मूल्यों का, कितनी नवीन मूल्य संबंधी स्थापनाओं का आह्वान या आकलन वो इन उपन्यासों में नहीं कर पाते। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की दुनिया में एक और बड़ा नाम जोशी जी के बाद आता है, जिनको हम यशपाल के रूप में जानते हैं। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास के द्वारा जिस यथार्थवादी नज़रिए की स्थापना की, उसे आत्मसात किया और उपन्यास की राह को बदलना प्रारंभ कर दिया था, उसी यथार्थवादी औपन्यासिक रचना पद्धति को उपन्यासकार यशपाल ने अपने उपन्यासों में शामिल किया। हम जानते हैं कि प्रेमचंद के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं या उनकी जो प्रारंभिक कहानियां हैं वो काफ़ी हद तक आदर्शवादी हैं, लेकिन धीरे धीरे जीवन के अनुभव के साथ, उम्र के विकास के साथ प्रेमचंद को यह आदर्शवाद व्यर्थ प्रतीत होने लगा और उन्होंने यथार्थ की ओर अपने को उन्मुख किया। कहानी में वो कफन कहानी तक पहुँचते पहुँचते यथार्थवादी हो जाते हैं और उपन्यास में वो गोदान तक आते आते यथार्थवादी हो जाते हैं। उसी यथार्थ चेतना को अगर उपन्यासों में विधिवत आत्मसात किया, समाविष्ट किया, तो उनका नाम है यशपाल, जिनकी चर्चा अभी हमने की है। यशपाल स्वयं एक क्रांतिकारी थे। परिणामतः मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर अत्यधिक प्रभाव था। उनके उपन्यासों में अमिता और दिव्या नाम के ये दो उपन्यास हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, बहुत ही सराहनीय माने गए। ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जबकि उनके अन्य सभी उपन्यास समाजवादी सोच को, यथार्थ चित्रण को प्रतिपादित करने का काम करते हैं। यशपाल जी के उपन्यासों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, दादा कामरेड सन 1941 में प्रकाश में आया, देशद्रोही 1943 में प्रकाश में आया, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, झूठा सच जो कि दो भागों में आया, पहला भाग उसका 1958 में आया और दूसरा भाग 1960 में आया, मेरी तेरी उसकी बात 1973 में प्रकाशित एक बड़ा बृहत आकार का उपन्यास है। यशपाल जी दादा कामरेड में पूंजीवाद, गांधीवाद और क्रांतिकारियों के आतंकवाद का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। खुद वो क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने इन तीनों विचारधाराओं के विरोध में अपना स्वर स्थापित किया और विशुद्ध रूप से समाजवाद का समर्थन इन उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने किया। यशपाल जी भी अज्ञे और जैनेन्द्र की तरह ही स्त्री के वर्ण की स्वतंत्रता के प्रश्न को बड़ी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ अपने उपन्यासों में खड़ा करते हैं, उजागर करते हैं। देशद्रोही उपन्यास सन 1941 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है। पार्टी कामरेड उपन्यास काम संबंधों से परे एक साफ सुथरा, एक स्पष्ट वैचारिकता का उपन्यास है।
झूठा सच राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया बड़ा ही महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी का अंतिम उपन्यास है, जिसमें सन 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि है और जन जागरण इस उपन्यास का उद्देश्य है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासों में माना जाता है। बहुत बड़े आकार का मोटा उपन्यास है, लेकिन बहुत ही रोचक और बहुत ही कहना चाहिए बांध कर रखने वाला उपन्यास है। यशपाल जी अपने उपन्यासों में प्रेम को भी कामेच्छा का ही प्रतिरूप मानते हैं। जीवन के वैविध्य, समस्याओं और जटिलताओं आदि को यशपाल जी बड़े परिदृश्य के साथ साथ झूठा सच के जो रूप हमारे सामने आते हैं उनमें वो दोनों खंडों में इसको उजागर करते हैं। वतन और देश तथा देश का भविष्य शीर्षक से उन्होंने खंड 1 और खंड 2 का प्रस्तुतिकरण किया। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह बहुत बड़े फलक का उपन्यास था। इसमें देश के वास्तविक और यथार्थ विघटन को किस तरह से बिखराव आ रहा है, किस तरह से जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं वो टूट रही हैं, नवीनता का, आधुनिकता का आगमन किस तरह से हो रहा है, इसको और फिर उसके बाद इन चुनौतियों और समस्याओं के बाद संगठन के प्रेरक बिंदुओं को भी उन्होंने इसके माध्यम से उजागर किया है। यशपाल सामाजिक और समकालीन राजनीतिक यथार्थ को ऐतिहासिक यथार्थ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। समकालीन सामाजिक यथार्थ को ऐतिहासिक यथार्थ बनाने का एक लाभ यह होता है कि वो घटनाक्रम विश्वसनीय बन जाता है, प्रामाणिक बन जाता है। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यशपाल जी देशव्यापी भ्रष्टाचार के नितांत विश्वसनीय अंदाज में कैसे पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और हर वर्ग का, हर पीढ़ी का, हर समाज का व्यक्ति इसमें निमग्न होता जा रहा है, इस तरह से उन्होंने इसको इस अंदाज में इसको उजागर किया है कि जो पाठकीय अपेक्षाएं हैं वो पूरी होती हैं और उनके लिए वो बड़ा विश्वसनीय से बड़ा अपने आप भोगे हुए उस सच का बोध कराने वाला प्रतीत होता है। तमाम कमियों, मार्क्सवादी पक्षधरताओं आदि के बावजूद झूठा सच को हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है, क्योंकि बड़ा उपन्यास है और महाकाव्यात्मक जो महाकाव्य के लक्षण होते हैं वो औपन्यासिक रचना पर एक प्रकार से सार्थक दिखाई देते हैं, सटीक दिखाई देते हैं। इसी तरह रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी इसी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के युग में प्रवेश किया और उनके कुछ उपन्यास बड़े चर्चित हुए। 1945 में लिखा गया चढ़ती धूप, 1946 में नई इमारत, 1947 में उल्का, 1951 में मरुप्रदीप जैसे कुछ उल्लेखनीय उपन्यास हैं। अंचल जी के उपन्यासों में समाज, संस्कृति, राजनीति और समकालीन जीवन, समाज आदि के विविध प्रश्न, विविध समस्याएं, विविध चुनौतियां, इनको बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। भगवती चरण वर्मा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, इस रूप में महत्वपूर्ण कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास जगत में धूम मचाई है। उनके उपन्यासों में हम देखते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है। आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा और सबही नचावत राम गोसाई, ये कुछ उपन्यास हैं वर्मा जी के जो बहुत ही बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पठनीय हुए, पाठ्य पुस्तकों में शामिल हुए और उनको विधिवत लोगों ने पढ़कर आनंद भी लिया। वर्मा जी ने कहीं दो पीढ़ियों के अंतराल को और उनके संघर्ष को विश्वसनीय बनाकर चित्रित किया, कहीं वो टूटते बिखरते परिवारों की चिंता करते हुए प्रतीत होते हैं। गांधीवाद, आतंकवाद, साम्यवाद के बीच संघर्ष की स्थितियों को इन रचनाओं के माध्यम से उकेरने और उजागर करने का प्रयास भी वो अपने पात्रों के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं। और इन तीनों रास्तों को, जो गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद है, इनको वे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मानते हैं और यथार्थ से नितांत दूर या परे भी मानते हैं। तो उनका मानना है कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं ये उचित नहीं है, ग्राह्य नहीं है और हमें सीधे रास्ते का चयन जीवन में अंतिम मुकाम तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। उनके अन्य उपन्यासों में आखिरी दाव और अपने खिलौने, इनका भी नाम लिया जाता है, लेकिन इनमें बहुत सारी असंगतियां प्रतीत होती हैं और इसीलिए ये उपन्यास बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। 1959 के उपन्यासों में
भूले बिसरे चित्र उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशीलता को इसी उपन्यास ने दिखाया। किस तरह एक के बाद एक पीढ़ी बदलती है और उस पीढ़ी की सोच, उसकी मानसिकता, उसका दर्शन और उसका जीवन जीने का अंदाज कैसे बदलता है और उसके कारण संयुक्त परिवारों में, सामाजिक व्यवस्था में जो प्रश्न खड़े होते हैं, जो चुनौतियां खड़ी होती हैं, उनकी ओर संकेत किया है। सामर्थ्य और सीमा, रेखा तथा सबई नचावत राम गोसाई आदि उपन्यास भी वर्मा जी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। वर्मा जी के बाद एक और बड़ा नाम आता है उपेंद्रनाथ अश्क का। अश्क जी ने प्रेमचंद की परंपरा का कुछ अनुसरण किया, किंतु कई स्थलों पर अश्क जी प्रेमचंद से अधिक यथार्थवादी प्रतीत होते हैं। कुछ जगहों पर वो प्रेमचंद के यथार्थवाद से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने यह सिद्ध भी किया कि वो किस तरह से यथार्थवादी बोध रखते हैं। गिरती दीवारें 1947 में उनका एक उपन्यास आया, उसमें ये साफ दिखाई देता है। शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जो उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखे और इन उपन्यासों के माध्यम से भी हिंदी उपन्यास को बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ प्राप्त हुए। मध्य वर्ग की विवशता, हार, लाचारी, संघर्ष, ये सब कुछ अश्क जी के उपन्यासों में साफ प्रतीत होता है। परिस्थितियों से जूझते पात्र द्वारा आदर्शों को तोड़ना, काम कुंठाओं से ग्रस्त रहना भी अश्क जी के उपन्यासों में विद्यमान है। अमृतलाल नागर ने भी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य में अपनी प्रविष्टि दर्ज की और अमृतलाल नागर हिंदी उपन्यास जगत का एक बहुत बड़ा नाम है, हम जानते हैं। उन्होंने हिंदी के जो स्थापित कवि हैं सूरदास और हिंदी के जो बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं तुलसीदास, उनको भी केंद्र में रखकर उपन्यासों का सृजन किया। मानस का हंस और खंजन नयन इसी तरह के 2 उपन्यास उनके माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में यदि हम कुछ उपन्यासों की चर्चा करें, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र बड़ा चर्चित उपन्यास नागर जी का रहा है, जिसमें व्यक्ति और समाज के या व्यक्ति और व्यवस्था के संघर्ष की बात की गई है, अस्तित्व की बात भी की गई है। एक एक बूंद से समुद्र बनता है, तो समुद्र महत्वपूर्ण है और क्या उसमें बूंद की अस्मिता का और अस्तित्व का कोई स्थान है कि नहीं, ऐसे कई प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, खंजन नयन, इसी प्रकार के नागर जी के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिसमें समाज की तमाम तरह की समस्याओं को उन्होंने उठाया है। नागर जी के उपन्यास भारतीय समाज के अनेक उन विद्रूपों को, विद्रूपताओं को उजागर करते हैं, रीति रिवाजों को, टोने टोटकों को, आचार विचारों को, जीवन दृष्टियों को, टूटती बनती व्यवस्थाओं को, बिखरती हुई मर्यादाओं को और व्यक्ति और समाज के संबंधों को उन्होंने अलग अलग रचनाओं में, अलग अलग उपन्यासों में अपने पात्र परिकल्पना के माध्यम से साकार किया है। किस तरह से बूंद और समुद्र उपन्यास इन सारी समस्याओं को अकेले उठाकर हमारे सामने लाता है, उसमें ताई का जो चरित्र है वो विलक्षण है और पूरी जो संस्कृति है वहाँ की, लखनऊ शहर की, उसको भी उजागर किया गया। इस युग में वृंदावन लाल वर्मा एक और बड़ा नाम है जो ऐतिहासिक उपन्यासकारों के रूप में हमारे सामने आते हैं। वर्मा जी ने इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय अपने उपन्यासों में किया है। उनको हम ऐतिहासिक दस्तावेज तो नहीं कह सकते उनके उपन्यासों को, लेकिन उनमें ऐतिहासिकता का पुट भी है और कल्पना का सौंदर्य भी है। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम, ऐसे अनेक उपन्यास हैं जो वृंदावन लाल वर्मा के माध्यम से उन्होंने लिखे और जिसका आनंद हमने हिंदी जगत ने लिया। वर्मा जी ने तत्कालीन धर्म, राजनीति, चित्र और मूर्तिकला, संगीत और वास्तुकला, इन सब के अंतर विरोधों को भी बहुत ही खूबी के साथ चित्रित किया है और आद्योपांत उपन्यास इतना सुपठ्य हो जाता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति यदि उपन्यास प्रारंभ करता है तो फिर उसे संपन्न करके, समाप्त करके ही उसे चैन मिलता है। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी जगत में अपने इतिहासविद होने के रूप में हमारे सामने आते हैं, निबंधकार के रूप में, गद्यकार के रूप में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने भी बहुत सुंदर और बड़े श्लाघ्य 4 उपन्यास हमें दिए जो ऐतिहासिक उपन्यासों की
श्रेणी में बहुत ही शीर्षस्थ स्थानों पर गिने जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उनका एक उपन्यास है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये 4 उपन्यास हैं जो द्विवेदी जी के रचनात्मक अवदान के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर ये उपन्यास गंभीर जीवन दर्शन का प्रतीक बनते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है। क्लासिकल भी है और रोमांटिक भी है। भाषा का जो सौंदर्य द्विवेदी जी के पास है, शब्द चयन का जो ऐतिहासिक आधार उनके पास है, संस्कृत निष्ठता उनके पास है, वो विलक्षण है। इसलिए वो उपन्यास बहुत ही क्लासिक कैटेगरी के, बहुत ही आभिजात्य श्रेणी के उपन्यासों के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की श्रृंखला में श्री राहुल सांकृत्यायन, श्री रांगे राघव आदि का नाम भी स्मरणीय है। राहुल जी के उपन्यासों में सिंह सेनापति, जय योद्धे नाम से, रांगे राघव के उपन्यासों में मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं जैसे उपन्यास हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय माने जाते हैं। चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं में वैशाली की नगरवधु का नाम भी स्मरणीय है और उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं दिनों में देवराज का पथ की खोज, नागार्जुन का बलचनमा, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा, रुद्र जी का बहती गंगा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल और परती परिकथा जैसे उपन्यास भी हमारे सामने आते हैं। नागार्जुन के अन्य उपन्यासों में हमें अंचल विशेष की गंध भी दिखाई देती है। संस्कृति को अगर समझना हो, आंचलिक संस्कृति को, तो नागार्जुन के बहुत सारे उपन्यास हैं जो इस तरह की के परिदृश्य को हमारे सामने लाते हैं, जिनमें रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पोध, बाबा बटेसर नाथ उनका बड़ा चर्चित उपन्यास है, दुख मोचन और वरुण के बेटे। ये वस्तुतः नागार्जुन जो अपने विविध रूपी व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, उनके पास गद्य और पद्य पर जो अधिकार है, भाषा पर जो अधिकार है नागार्जुन का, उनकी कविताओं में भी देख सकते हैं और हम औपन्यासिक रचनाओं में भी देख सकते हैं। इसी तरह उदय शंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य नाम का एक उपन्यास 1956 में आया जो बड़ा श्लाघ्य हुआ। भैरव प्रसाद गुप्त का सत्ती मैया का चौरा नाम से एक उपन्यास आया। राही मासूम रजा का आधा गांव बड़ा चर्चित उपन्यास रहा है, कई कारणों से उसकी चर्चा होती है। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी नाम से एक उपन्यास आया। रामदर्श मिश्र का पानी की प्राचीर और जल टूटता हुआ उपन्यास आया। राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें। इसी तरह महीप सिंह, विवेकी राय का बबूल बड़ा चर्चित उपन्यास हमारे सामने आया। धर्मवीर भारती का उस जमाने में एक नई धूम मचाई थी जिस उपन्यास ने, गुनाहों का देवता, वो भी हमारे सामने आया। देवराज के उपन्यासों में पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वो और आप ऐसे उल्लेखनीय नाम हैं जो देवराज जी जो उपन्यासकार के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। तो ये उपन्यास प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की बहुत बड़ी देन है। और मनमथ नाथ गुप्त का बहता पानी, हाथी के दांत 1955 में लिखे गए। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, लक्ष्मी नारायण लाल ने भी नाटकों के साथ साथ कुछ उपन्यास भी लिखे। मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, इस तरह के उपन्यास उन्होंने भी लिखे। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सारा आकाश, ये भी उपन्यास जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। शिव प्रसाद सिंह ने गली आगे मुड़ती है। गिरीश अस्थाना ने धूप छाई रंग और मेहरून निसा परवेज का उसका घर आदि उपन्यास भी प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों में अपनी उपस्थिति हमें प्रतीत कराते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल उपन्यास भी आया। नरेश मेहता का डूबते मस्तूल, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा का वे दिन, राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, कमलेश्वर का डाक मंगला और काली आंधी, नरेश मेहता का यह पथबंधु था। और इस सब के साथ साथ श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जो एक बहुत बड़े उपन्यास के रूप में हिंदी जगत में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी और भीष्म साहनी का एक क्रांति पैदा करने वाला उपन्यास तमस। ऐसे न जाने कितने उपन्यास हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों में
बहुत सारे उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपना अपना अवदान हमें दिया है। राम कुमार भ्रमर, कृष्ण बलदेव वैद, गिरिराज किशोर, शिवानी, कृष्णा सोबती, लक्ष्मीकांत वर्मा, उषा प्रियंबदा, रमेश बख्शी और इसी तरह मधुकर गंगाधर, आरिग पूड़ी, बालेश्वरी रेड्डी, एक के बाद एक बड़े बड़े उपन्यासकार हैं जो हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र में बैठे हुए हमारे लेखक हैं भारतीय, उन्होंने भी हिंदी में बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जैसे बालेश्वरी रेड्डी का नाम अभी मैंने लिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रेमचंद के बाद का जो औपन्यासिक जगत है, हिंदी उपन्यास लोक है, वो बहुत ही संपन्न और समृद्ध लोक है। उसमें विषय की दृष्टि से, उसमें भाषा की दृष्टि से, शिल्प और रूप विधान की दृष्टि से नए नए प्रयोग हुए हैं, नई नई प्रतीकात्मकता के साथ वो उपन्यास हमारे सामने आते हैं। इस तरह प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास भी हिंदी जगत में, उपन्यास लोक में एक बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज करता है। इसके बाद हम अद्यतन और समकालीन उपन्यासों पर चर्चा आगे के कार्यक्रम में करेंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, महत्वपूर्ण बिंदु था, उसको हम लोगों ने टच किया है और बाकी विशेष चर्चा हर उपन्यास पर किया सकता वो भी आगे हम लोग करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।